अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है हम शक्ल जिनज़ादा तालूत, एपिसोड 5। दूसरी सुबह दर हकीकत में बदला हुआ था। मेरा दिल सख्त हो गया था और मुझे कोई खौफ नहीं था। तालूत ने भी मेरी इस बदली हुई कैफियत को महसूस किया और मुस्कुराने लगा। बहरहाल उसने इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा और फिर गुसल से फारिग होकर हम लोग नाश्ता करने लगे। तालूत ने अपनी फरमाइश की चंद चीज़ें मंगवाईं। नाश्ते से फारिग होकर तालूत ने मेरी तरफ देखा। क्या प्रोग्राम है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। आसिफ के यहाँ चलेंगे, तब फिर तैयारी करो। और हम तैयार होने लगे। मैंने सूटकेस में से सबसे उम्दा लिबास निकाला। तालूत ने भी एक खूबसूरत सूट निकाल लिया। उसने सूट पहना, टाई बांधी, बाल भी मेरे ही अंदाज में बनाए और फिर हम दोनों मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। अब मुझे कोई खौफ नहीं था। हमने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गए। रास्ते में तालूत आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपना प्रोग्राम बताने लगा, जिसे सुनकर मैं हंसे बगैर न रह सका। मैंने उसके प्रोग्राम को पसंद किया था। दर हकीकत हम एक उम्दा तफरीह करने जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद टैक्सी पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गई। मैंने नीचे उतरकर बिल अदा किया और फिर मैं और तालूत आसिफ के दफ्तर की तरफ चल पड़े। आसिफ की कार बाहर खड़ी हुई थी, जिससे अंदाज़ा हो गया कि वो अंदर मौजूद था। चुनाचे उसने मुझे बाहर रुकने का इशारा किया और मैं एक ऐसी जगह खड़ा हो गया जहां से अंदर का नज़ारा कर सकता था और उन दोनों की गुफ्तगू भी सुन सकता था। आसिफ अपनी खूबसूरत मेज़ के पीछे बैठा एक फ़ाइल देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम, तालूत की आवाज़ सुनाई दी और आसिफ चौंक कर उसे देखने लगा। फिर वो इस तरह उछला जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। तुम? उसने फूली हुई सांस के साथ कहा। मैं आपकी खिदमत में एक रिपोर्ट दर्ज कराने हाजिर हुआ हूँ, तालूत ने कहा। आसिफ उस वक्त उसे देख रहा था, यानी तालूत पोशीदा कैफियत में नहीं था। रिपोर्ट के बच्चे, अब देखता हूँ तू कैसे निकल कर जाता है। आसिफ कुर्सी खिसकाते हुए बोला। क्या मतलब? तालूत ने हैरत से कहा, लेकिन आसिफ ने झुककर उसका गिरेबान पकड़ लिया था। फिर उसने शायद घंटी का बटन भी दबा दिया। कुछ ही देर बाद एक आदमी कमरे में दाखिल हो गया। सब इंस्पेक्टर नफीस को बुलाओ। 2 कांस्टेबल साथ लाए। आसिफ ने उसे हुक्म दिया और अर्दली कमरे से निकल गया। मैं सटपटा गया था। मैं अपनी कार चोरी होने की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ जनाब। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं एक बावकार शहरी हूँ। आपको इस सलूक की जवाबदेही करनी पड़ेगी। जवाबदेही के बच्चे, क्या तू आरिफ जमाल नहीं है? क्या तू हवालात से फरार नहीं हुआ है? आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। इंस्पेक्टर आसिफ, तुम्हें मेरे साथ बदसलूकी की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरा नाम आरिफ जमाल नहीं, अख्तर सुल्तान है। सेठ अख्तर सुल्तान। फौलाद का बहुत बड़ा ताजिर हूँ। मेरी कार गुम हो गई है, तालूत ने कहा और आसिफ चौंक पड़ा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो? आसिफ ने सख्त लहजे में कहा। अब मुझे कोई रिपोर्ट नहीं करनी। चलो एसपी के पास चलो। तुम्हें एसपी के पास चलना होगा। मैं उसे अपनी बात की तस्दीक कराऊंगा और तुम्हारी शिकायत भी करूंगा। तालूत खड़ा हो गया। अगर मुझे गलतफहमी भी हुई है तब भी तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर एसपी साहब तुम्हें पहचानते हैं तो फिर मैं तुमसे मुआफ़ी मांग लूँगा, आसिफ ने कहा। उसी वक्त एक सब इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबलों के साथ अंदर दाखिल हो गया। मैं वहाँ से हट गया था। चलो, सब इंस्पेक्टर ने तालूत से कहा और तालूत अकड़ता हुआ बाहर निकल आया। एसपी का दफ्तर इमारत के एक दूर दराज हिस्से में था। मैं प्रोग्राम के मुताबिक उनके पीछे पीछे चल पड़ा और फिर जो ही आसिफ एक तरफ घूमा, तालूत ने राहदारी के दूसरी तरफ छलांग लगा दी। लेना, पकड़ना। आसिफ चीखा और सब इंस्पेक्टर और सिपाही तालूत के पीछे दौड़े, लेकिन मैं जानता था कि वो छल्लावा अब हाथ कहाँ आता। इंस्पेक्टर आसिफ शोर मचा रहा था कि मैं उसके करीब पहुंच गया। इंस्पेक्टर प्लीज़, एक ज़रूरी बात। मैंने जुमला पूरा भी नहीं किया था कि इंस्पेक्टर की हलक से एक अजीब सी आवाज़ निकली। दूसरे लम्हे उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन अचानक ही उसकी निगाह मेरे लिबास पर पड़ी। मैं गहरे नीले रंग का नफीस तराश का सूट पहने हुए था, जबकि तालूत के जिस्म पर क्रीम कलर का धारियों वाला सूट था। और इंस्पेक्टर ने बौखलाए हुए अंदाज में मेरा गिरेबान छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें हैरत से फटी पड़ रही थीं। वो मुंह खोले मुझे देख रहा था। मैं भी अदाकारी कर रहा था और अपनी टाई की नॉट दुरुस्त कर रहा था। आप उसने हकलाते हुए कहा। मेरा नाम अख्तर सुल्तान है। एक बदमाश जालसाज मेरी कार ले भागा है। वो मेरा हमशक्ल है और कई आदमियों को मेरे नाम से धोखा दे चुका है। मैं फौलाद का एक सनतकार हूँ और इंस्पेक्टर की जो हालत हुई होगी इसका अंदाज़ा आप बखूबी लगा सकती हैं। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल काफ़ी दूर एक कमरे में तालूत को तलाश कर रहे थे, लेकिन जाहिर है वो उनकी नज़रों से गायब हो गया था। आप मेरे साथ अंदर आइए।
बिलाखिर इंस्पेक्टर आसिफ ने कहा और वापस चल पड़ा। चंद मिनट के बाद वो अपने कमरे में पहुंच गया। तशरीफ रखिए, वो बोला और थके थके अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैं कैसे अंदाज़ा करूं कि आप में जालसाज कौन है और असल अख्तर सुल्तान कौन? उसने कहा। दोनों में? तो क्या आप उसे देख चुके हैं? मैंने उछल कर कहा। हाँ, वो बदमाश भी यही कहानी लेकर आ चुका है और जब मैं उसे एसपी के सामने ले गया तो वो भाग निकला। ओह मेरे खुदा, उसने क्या कहा था? उसने अपना नाम अख्तर सुल्तान बताया था और अपनी कार चोरी होने की इतला दी थी। खुदा उसे गारत करे, मैंने कहा। मैं सख्त उलझन में हूँ मिस्टर। असल में वो एक मफरूर कैदी है और आप उसके हमशक्ल। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इंस्पेक्टर। अगर वो सच्चा होता तो भाग क्यों जाता? बराहे करम उस बदमाश से मेरी कार बरामद करें। वो गिरफ्तार हो जाएगा, आप फिक्र न करें। आसिफ को मेरी इस दलील पर किसी कदर यकीन हो गया था। वैसे वो अब भी हैरान नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद सब इंस्पेक्टर और सिपाही वापस आ गए। हमने उसे खुद गार्ड रूम में दाखिल होते देखा था जनाब, लेकिन ना जाने वो कहाँ गायब हो गया। आप यकीन करें, पूरे होशो हवास से। क्या बकवास है? वो पुलिस हेड ऑफिस से फरार हो गया? खुदा की कसम जनाब, गार्ड रूम में आपको मालूम है कोई दरवाज़ा भी नहीं है और वो उसी में दाखिल हो गया था। तब वो मक्खी बनकर निकल गया होगा। उसे तलाश करो सब इंस्पेक्टर, वरना अच्छा ना होगा। आसिफ ने पेचोताब खाते हुए कहा और सब इंस्पेक्टर परेशान सा बाहर निकल गया। बहुत बड़ा बदमाश है, आसिफ ने दांत पीसते हुए कहा। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बज उठी और इंस्पेक्टर आसिफ ने रिसीवर उठा लिया। प्रोग्राम का दूसरा दौर शुरू हो चुका था। आसिफ फ़ोन पर ही मुअद्दब हो गया। जनाब अभी हाजिर हुआ। जी हाँ, फौरन। उसने फ़ोन रख दिया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, आप तशरीफ़ रखिए अख्तर साहब, मैं ज़रा एसपी के पास जा रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ, फिर आपकी रिपोर्ट लिखूँगा। बहुत बेहतर, मैंने कहा। और जो ही इंस्पेक्टर आसिफ कमरे से निकला, मैंने उसके सामने रखा पैड उठा लिया और उस पर उसी के कलम से लिखने लगा। मैं जालसाज नहीं हूँ आसिफ साहब, ज़माने का सताया हुआ एक इंसान हूँ। पिछली रात नायला से मिला था, लेकिन आपने उसे खूब रंग चढ़ा दिया है। बहरहाल अब जब कोई वास्ता ही नहीं रहा तो आपसे मुरव्वत कैसी? आपने बिल आखिर मुझे मुजरिम बना ही दिया। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी सज़ा है, कबूल करें। आरिफ जमाल। उस पर्चे को मोड़कर मैंने पेपर वेट के नीचे दबाया और तेज़ी से इंस्पेक्टर के दफ्तर से निकल आया। दूसरी तरफ तालूत अपना काम कर रहा था। ये हम दोनों का मुश्तरका प्रोग्राम था। बाद के कारनामे की तफसील मुझे तालूत ने बताई। उसने बताया कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को डॉज देकर वो गार्ड रूम में घुस गया और वहां से उनकी निगाहों से पोशीदा होकर वापस निकल आया। फिर वो बड़े करोफर से एसपी के कमरे में पहुंचा और उससे इंस्पेक्टर आसिफ की शिकायत की, जिसने उसके साथ बदसलूकी की थी। तालूत ने एसपी से कहा कि वो वज़ीर तिजारत को कॉल करके अख्तर सुल्तान के बारे में मालूम करें, लेकिन एसपी ने उस पर एतबार कर लिया था। चुनांचे एसपी ने आसिफ को टेलीफोन करके बुलाया। आसिफ ने एसपी के कमरे में दाखिल होते ही पिस्तौल निकाल लिया था। होश में आइए मिस्टर आसिफ, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? एसपी ने कहा था। जनाब ये बहुत बड़ा जालसाज है, लॉकअप से फरार है। गालिबन आपसे इसने अख्तर सुल्तान की हैसियत से तारुफ करवाया होगा। आसिफ ने कहा, बराहे करम अपने हवास से दुरुस्त करें। मैं मालूम करना चाहता हूं कि बगैर किसी सबूत के आपने इनके साथ बदसलूकी क्यों की? इनकी बदकिस्मती से सबूत मौजूद है जनाब। वो क्या? एसपी ने तंजिया अंदाज में पूछा था। असली अख्तर सुल्तान साहब तशरीफ ले आए हैं। क्या मतलब? जी हाँ, ये बदमाश हमें अख्तर सुल्तान बनकर धोखा दे रहा है। क्या बकवास है? कहाँ हैं अख्तर सुल्तान? मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, बुलाइए। एसपी ने कहा और आसिफ ने एक अर्दली को अपने ऑफिस की तरफ रवाना कर दिया। उसने एक दूसरे सब इंस्पेक्टर के हाथों मुझे बुलाया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर हाथ में मेरा पर्चा लेकर पहुंचा। उसने मेरे ना होने की इतला दी और पर्चा आसिफ के हाथ में थमा दिया। आसिफ ने पर्चा पढ़ा और उसका मुंह उतर गया। ये क्या है? एसपी ने पूछा और आसिफ पर्चा न छुपा सका। एसपी पर्चा पढ़कर आग बबूला हो गया और फिर तालूत से काफ़ी माजरत की और फिर तालूत एक उल्टा सीधा पता नोट कराकर वहाँ से मेरे पास वापस आ गया था। तालूत की कहानी सुनकर मैं हंसी से लोटपोट हो गया था। बिलाशुबा हमने बेहतरीन तफरी की थी और ये सज़ा उसका जवाब था जो आसिफ ने मुझे गिरफ्तार करने के सिलसिले में मेरे साथ किया था। लेकिन बहरहाल आसिफ नायला का भाई था और नायला एक शरीफ लड़की थी, इसलिए मैं आसिफ को इससे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। चुनांचे मैंने तालूत से उसका आइंदा प्रोग्राम पूछा, जो तुम्हारी राय हो। अगर महबूबा के भाई के लिए ये सज़ा काफ़ी हो तो ठीक है, वरना उसे और परेशान किया जा सकता है। मेरा ख्याल है काफ़ी है, अब यहाँ से चलें। कहाँ चलोगे? जहाँ तुम चाहो, इस शहर से निकल चलना है।
तब फिर हम तुम्हारी महबूबाओं के पास चलेंगे, उन्हें भी देख लूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। जरीना, मेरे दिल में धुआं सा उठा। मेरी बर्बादियों की जिम्मेदार उससे इंतकाम का इससे अच्छा मौका और नहीं मिल सकता था। चुनाचे मैं तैयार हो गया। मेरा ख्याल है हम बाकायदगी से सफ़र करें। स्याह रंग की लंबी रेलगाड़ी का सफ़र मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ एक बार मैं थोड़ी देर के लिए उसमें बैठा हूँ, तुम्हारे साथ लुत्फ़ आएगा। ठीक है, मैंने कहा। और फिर हमने टेलीफोन पर फर्स्ट क्लास की 2 सीटें बुक कराईं और वक्ते मुकर्ररा पर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा ख्याल है इस बार तुम सही शक्ल में सफ़र करो, ज़्यादा लुत्फ़ इसी तरह आएगा। मगर एक ख़तरा है, हम दोनों का हमशक्ल होना लोगों को हमारी तरफ मुतवज्जा कर सकता है। हम ख़ास तौर से निगाहों में आ जाएंगे। ये कोई तरद्दुद की बात नहीं है। ये लो, तालूत ने कहा और अपने चेहरे को दोनों हाथों से छुपा लिया। फिर जब उसके हाथ हटे तो उसकी शक्ल बदली हुई थी। भूरी फ्रेंच कट दाढ़ी और लंबी स्टाइलिश मूंछों में वो काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहा था। मैंने तारीफ़ी नज़रों से उसे देखा। ठीक है, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। शानदार, मैंने जवाब दिया और वो हंसने लगा। वक्ते मुकर्ररा पर हम दोनों स्टेशन पहुंच गए। हमारे पहुंचने के चंद मिनट के बाद ट्रेन आ गई और हम उसमें सवार होकर चल पड़े। फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में सिर्फ चंद अफराद थे, जिनमें कोई लड़की नहीं थी। इस बात पर मैंने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, वरना ख्वामखा किसी नए इश्क की दागबेल पड़ जाती। तालूत दर हकीकत पूरे सफ़र से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुआ था। मैं बता चुका हूँ कि बाज़ औक़ात उसकी कैफियत किसी बच्चे की तरह होती जो नित नई चीज़ें देखकर खुश होता है। दौरान सफ़र भी वो ऐसे ही खुश होता रहा था। और फिर एक तवील अरसा के बाद मैंने दोबारा उसी शहर के स्टेशन पर कदम रखा, जहाँ मैं एक तवील और फीकी ज़िंदगी गुजार चुका था, जहाँ से मैं मुजरिम बनकर फ़रार हुआ था और जहाँ की पुलिस को आज भी मेरी तलाश थी। लेकिन अब मुझे पुलिस का कोई खौफ नहीं था। अब मैंने दिल से खौफ निकाल दिया था और एक नडर इंसान बन गया था। स्टेशन से हमने टैक्सी ली और मैंने ड्राइवर को एक उम्दा से होटल का पता बता दिया। तालूत की दी हुई रकम में से अभी कुछ खर्च भी नहीं हुआ था। मेरे पास काफ़ी दौलत थी। अपने पसंदीदा होटल का हमने एक डबल रूम हासिल किया और उसमें मुकीम हो गए। तालूत नई शक्ल में सबकी निगाहों के सामने था। मुझ पर हर लम्हा उसकी कुव्वतों के पुरस्रार इंकशाफात हो रहे थे। ये मेरे अंदाजे की गलती थी, वरना तालूत के बारे में जानने के लिए यही काफ़ी था कि वो आतिशी मखलूक में से है। होटल में हमने काफ़ी देर आराम किया और ट्रेन के सफ़र की थकान उतारते रहे। शाम को 4 बजे हम उठ गए, गुस्ल करके लिबास तब्दील किया, चाय पी और फिर तालूत ने मुझसे अपना मद्दुआ दोहराया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मेरा ख्याल है पहले मैं तुम्हें अपनी उस भैंगी महबूबा से मिलाऊं जिस पर मैंने जुल्म किया था। बहरहाल वो कम अज़ कम वफाशवार तो थी, जरीना की तरह संगदिल तो नहीं थी। बिल्कुल ठीक, चलो पहले उसके यहाँ चलते हैं। लेकिन सुनो, मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। जाहिर है वो मेरी मौजूदगी में तुमसे खुलकर गुफ्तगू नहीं कर सकेगी। मैं उसे तुमसे बातचीत का पूरा मौका दूंगा। फिर जब तुम मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगा, जैसा मुनासिब समझो, मैंने जवाब दिया। और फिर हम दोनों होटल से निकल आए। टैक्सी में बैठे और मैंने ड्राइवर को एंजेला के मकान का पता बता दिया। टैक्सी सड़कों पर दौड़ती रही और तालूत दिलचस्पी से सड़कों पर चलने वाली रंगीन तितलियों को देखता रहा। मुझे तुम्हारे यहाँ की यही रवां दवां जिंदगी पसंद है। हसीन चेहरे उमंगों और जज्बात में लिपटे हुए, एहसास हुस्न लिए हुए, बचते बचते से दादे हुस्न के तलबगार, कैसा मुतजाद मिजाज है। हुस्न बेपरवाह, दावते गुनाह, लेकिन मोहतात सा बड़े हसीन मनाजिर होते हैं। वो रास्ते में कहने लगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एंजेला के बारे में सोच रहा था। थोड़ी देर के बाद टैक्सी उसके मकान के सामने पहुंच गई। वही जाना पहचाना मकान जहां कभी मैं और एंजेला हाथों में हाथ डाले दाखिल होते थे। मकान के दरवाजे पर लगी हुई कॉल बेल पर उंगली रखते हुए मेरे जहन में अजीब अजीब ख्यालात थे। चंद साथ के बाद दरवाज़ा खुला। एंजेला थी, लेकिन उसके चेहरे पर बशाशत नहीं थी, पहले से कमज़ोर भी हो गई थी। वो अपनी बेकाबू आंखों से मुझे देखती रही और फिर उसके दोनों हाथ आगे बढ़े। मैंने बौखलाए हुए अंदाज में तालूत की तरफ देखा। तालूत मौजूद नहीं था। तब मैंने गहरी सांस ली। एंजेला से मुझे इस बेसाख्तगी की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अब वो शादीशुदा थी। तब एंजेला ने मुझे अंदर घसीट लिया और फिर मेरे सीने पर सर रखकर सिसकने लगी। ये पूरा ड्रामा आउट ऑफ प्रोग्राम था। ना जाने बदमाश तालूत कहाँ हो। मुमकिन है वो छुपकर हम दोनों को देख रहा हो। ताहम मैं एंजेला को सीने से लगाए हुए कमरे में आ गया और फिर मैं बमुश्किल उसकी सिसकियाँ रुकवाने में कामयाब हो सका। जोसेफ कहाँ है? मैंने उसके शोहर के बारे में पूछा। अस्पताल में। ओ, क्यों? वो बीमार है। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा और एंजेला ने गर्दन झुका ली। फिर मैंने भारी आवाज़ में कहा, मुझे एहसास है एंजेला कि मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की है,
लेकिन मैं बेगैरत जरीना के चक्कर में फंस गया था। मुझे तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की सज़ा मिली। बहरहाल अब तुम जोसेफ की बीवी हो, उसके साथ इंसाफ करो। मैंने कभी उसे अपने दुख का एहसास नहीं होने दिया, एंजेला ने कहा। बिलाशुबा तुम एक शरीफ लड़की हो। तुम यहाँ कब आए आरिफ? क्या पुलिस को तुम्हारी तलाश न होगी? उसने बेकरारी से पूछा। पुलिस की मुझे परवाह नहीं है। तुम सुनाओ, यहाँ के हालात क्या रहे? कैसे कैसे हंगामे हुए? और तुम मेरे बारे में कहाँ तक वाकिफ़ हो? तमाम मालूमात मेरे दफ्तर को मिलती रहती हैं। हशमत सेठ को तुम्हारे गिरफ्तार होने की इतला मिली, फिर तुम्हारे फरार की इतला भी हम लोगों को मिल गई। हशमत सेठ को रकम वापस मिल गई। अब उसे तुम्हारी गिरफ्तारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो वापस आ गया? हाँ, कल ही आया है। अख्तर बेग और जनीना का क्या हाल है? अख्तर बेग गिरफ्तार हो गया था, जमानत पर रिहा हो गया। बहरहाल उनकी शादी का प्रोग्राम फ़िलहाल मुलतवी हो गया है, लेकिन दोनों हमेशा साथ रहते हैं। बल्कि अब तो अख्तर बेग जरीना के मकान में ही उसके साथ रहता है। बहुत खूब, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मैं अपनी ज़्यादती पर एक बार फिर तुमसे माजरत ख्वाह हूँ एंजेला। मैं महसूस कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान हो। जोसेफ की बीमारी ने हमारे मामूलात पर बहुत असर डाला है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन तजवीज़ किया है, जिस पर 2000 रुपये खर्च होंगे। दूसरे अखराजात भी हैं, और तुम्हें मालूम है कि हशमत सेठ 1 माह की तनख्वाह एडवांस देने का रवादार नहीं है। ओह, इस सिलसिले में फ़िक्र ना करो एंजेला, मैं बहरहाल तुम्हारा दोस्त हूँ। जोसेफ की मुलाजमत तो बहाल है। हाँ, हशमत सेठ ने उसे 2 माह की रुख्सत दे दी है। उस कंजूस के लिए यही काफ़ी है, मैंने कहा, और फिर मैंने जेब से नोटों की 2 गड्डियाँ निकाली और एंजेला के सामने डाल दी। 20,000 हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा काम चल जाएगा। क्या मतलब? एंजेला बेहोश होते होते बची। एक दोस्त का तोहफा समझकर कबूल कर लो एंजेला, और हाँ, फिक्र मत करो, चोरी के नहीं है। हशमत सेठ को उसकी दौलत वापस मिल गई है। मगर 20,000 तुम्हारे काम आएंगे एंजेला। बराह करम अब इस मौजू पर गुफ्तगू ना करो और मुझे इजाज़त दो। क्यों? किसी भी जगह मेरा ज़्यादा रुकना ख़तरनाक है। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता। चाय तो पी लो आरिफ, एंजेला ने कपकपाती आवाज़ में कहा। उसकी बहंगी आंखें उस वक्त बराह रास्त मेरी तरफ देख रही थीं। इसका मतलब था कि उसकी निगाह नोटों पर है। शुक्रिया एंजेला, फिर कभी सही। मैं उठ गया। तुम तो एक ख्वाब की तरह आए। दिल की प्यास बुझी भी नहीं थी कि वापस जा रहे हो। मुझे ख्वाब में रहने दो एंजेला। तुम अब जोसेफ की अमानत हो, मैंने कहा, और एंजेला के मकान से निकल आया। मेरी निगाहें तालूत को तलाश कर रही थीं। अचानक मुझे बाएं सिमत से तालियों की आवाज़ सुनाई दी और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तालूत मुस्कुराते हुए तालियां बजा रहा था। मज़ा आ गया, खुदा की कसम मज़ा आ गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत उम्दा मंजर था, जज्बाती और तासुर अंगेज। आंखों को छोड़ो दोस्त, उसकी मोहब्बत पर गौर करो। आओ, मैंने कहा, और वो मेरे साथ चल पड़ा। तो तुम मेरे नज़दीक मौजूद थे। बात चूंकि आगे बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ रहना मुनासिब समझा। हाँ, अगर मनाजिर काबिल एतराज़ हो जाते तो मैं निकल जाता। तालूत शरारत से बोला और मैं हंस पड़ा। मैंने उसे 20,000 रुपये दे दिए। बस यही बात पसंद नहीं आई। तुम्हें जेबें खाली कर देनी चाहिए। हमारा क्या है, उसका कुछ और काम बन जाता, तालूत ने कहा। उसके लिए यही काफ़ी थे। ना जाने किस तरह वो उन्हें बर्दाश्त कर सकेगी। चलो ठीक है, जैसा तुम पसंद करो, तालूत ने शाने हिलाते हुए कहा, और हम एक टैक्सी में बैठकर होटल वापस चल पड़े। एंजेला के पुरजोश इस्तकबाल से मैं बहुत मुतासिर हुआ था। वो लड़की अब भी मुझसे मोहब्बत करती थी, लेकिन बहरहाल मैं उसकी मोहब्बत का क्या जवाब दे सकता था। अब मेरे जहन में जरीना थी। अख्तर बेग से उसके ताल्लुकात का सुनकर मैं और खोल गया था, वरना उनकी शादी में रखना पड़ जाने पर मुझे खुशी भी थी, लेकिन मैं उसे इस तरह मुआफ़ नहीं कर सकता था। अख्तर बेग का उसके यहाँ रहने का क्या मकसद था? क्या जरीना ने खुद को अख्तर बेग के हवाले कर दिया था? अगर ऐसा है तो फिर मैं उससे क्यों महरूम रहूं? होटल में अपने कमरे में पहुंचकर मैं इसी बारे में सोचने लगा। तालूत भी मेरे सामने कुर्सी पर दराज था। मैं जानता हूं तुम अपनी महबूबा के बारे में सोच रहे हो। हाँ, लेकिन उस बेवफा महबूबा के बारे में? ओह हाँ, उससे मुलाकात करने कब चलोगे? कल। लेकिन मैं कुछ और सोच रहा हूं तालूत, मैंने कहा। क्या? उसने दिलचस्पी से पूछा, और मैंने उसे एंजेला की फ्राहम की हुई मालूमात पहुंचा दी। तालूत भी किसी सोच में गुम हो गया था। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे जहन में इंतकाम की एक बेहतरीन तरकीब आई है। वो क्या? मैंने पूछा, और तालूत राजदारी से मुझे अपना प्रोग्राम बताने लगा। बहरहाल मैंने उसके प्रोग्राम को पसंद किया और उस पर अमल करने का फैसला कर लिया। उम्दा प्रोग्राम था। दूसरे दिन 11 बजे मैंने हशमत ब्रदर्स फ़ोन किया। जरीना ने ही फ़ोन रिसीव किया था। मिस जरीना,
मैं आपका एक पुराना शनासा हूँ। बराह करम किसी तौर छुट्टी लेकर अपने घर वापस पहुँच जाइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने किसी कदर आवाज़ बदल कर कहा, लेकिन मैं आपको नहीं पहचानती। आपका नाम, सब कुछ आपके घर पर मालूम हो जाएगा। मेरी आपसे मुलाकात बहुत ज़रूरी है। मैं आपके घर पर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। तालूत मुतमईन अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर उसने अपने बाएं सिमत रुख करके अपने गुलाम को आवाज़ दी और पुरस्कार शक्ल वाला नौजवान उसके सामने आ गया। उसके हाथों में एक बड़ा पैकेट था। ठीक है, जाओ, तालूत ने उससे कहा और वो गायब हो गया। तालूत ने मेरे सामने पैकेट खोल दिया था। सब्ज़ सुरख पीले मखमली डब्बों में कीमती जेवरात जगमगा रहे थे। मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। तालूत ने तमाम डब्बे मेरी तरफ खिसका दिए और फिर हमने उन्हें एक ब्रीफ केस में रख दिया। चलें, तालूत ने पूछा और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर के बाद हम एक टैक्सी में बैठे जा रहे थे। जरीना की बूढ़ी माँ ने दरवाज़ा खोल दिया। उसकी आंखें कमज़ोर थीं, इसलिए वो मुझे नहीं पहचान सकी। मैं मिस जरीना का दोस्त हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया है। वो खुद भी ऑफिस से वापस पहुँच रही हैं, मैंने कहा और बूढ़ी ने मुझे रास्ता दे दिया। मैं तालूत के साथ ड्राइंग रूम में जा बैठा और थोड़ी देर के बाद जब दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो तालूत उठ खड़ा हुआ। फिक्र की बात नहीं है दोस्त, तुम्हारी अदाकारी उम्दा होनी चाहिए, उसने कहा और एक तरफ रुक करके गायब हो गया। मैं खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए इंतज़ार करने लगा और चंद लम्हात के बाद वो दरवाजे में नजर आई। वही बूटा सा कद, वही गदराया हुआ जिस्म, वही सहर खेज आंखें। वो मुझे देखकर भौंचकी रह गई थी। मेरे दिल में नफरत का तूफान उठा, लेकिन मैंने एक लम्हे में खुद पर काबू पा लिया और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। तुम्हारी हैरत बजा है जरीना, मुझे खुद एहसास था, लेकिन इस सरकश दिल पर काबू नहीं पा सका। तुम आरिफ, मगर, वो हकलाते हुए बोली। लाख कोशिश की जरीना, लेकिन दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल सका। अख्तर बेग से तुम्हारी शादी का दावतनामा पाने के बाद पागल हो गया था और उसी दीवानगी में ना जाने क्या क्या कर बैठा। लेकिन शुक्र है हशमत सेठ की दौलत उसे वापस मिल गई और कोई ऐसा हादसा न हो सका जिस पर मैं पशेमान रहता। मगर पुलिस तो तुम्हें ही तलाश कर रही है आरिफ, जरीना ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा। रस्मी तौर पर, वरना उसे मुझसे परखाश नहीं है। देख लो, आज़ादी से घूम रहा हूँ। दौलत मुंह पर ताला लगाने के लिए काफ़ी है और फिर आला हुकाम को मेरी हैसियत भी मालूम हो गई है। हैसियत? जरीना ने फिर आंखें फाड़ दी। हाँ जरीना, मैंने एक तवील मुजाहिदा किया है। मैंने अपनों से दूर एक तवील अरसा गुजारा है, सिर्फ ज़रा से इख्तलाफ पर। मैं वो नहीं हूँ जो तुम आज तक समझती रही हो। मैं एक छोटी सी रियासत के नवाब का बेटा हूँ जो घर से नाराज़ होकर निकल आया था और गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहा था। क्या कह रहे हो आरिफ? दुरुस्त कह रहा हूँ मेरी रूह, मेरे वालिदैन ने मुझे कबूल कर लिया है। मेरी उनसे नाराज़गी दूर हो गई है। चुनाचे किसी नवाबजादे पर हाथ डालना आसान नहीं है। मेरे वालिद हशमत सेठ जैसे 50 सेठों को खड़े खड़े खरीद सकते हैं। जरीना की हैरत काबिले दीद थी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। छोड़ो इन बातों को जरीना, मैं तुम्हारी खिदमत में अपनी मोहब्बत के कुछ तोहफे पेश करना चाहता हूँ, मैंने कहा और जेवरात के बॉक्स की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने जेवरात खोल खोल कर उसे पहनाने शुरू कर दिए। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, जरीना बेहोश नहीं हुई थी, नीम पागल ज़रूर हो गई थी। उसका चेहरा अंगारे की तरह दमक उठा था और वो दीवानों के से अंदाज में मुझे देख रही थी। कीमती जेवरात पहनकर वो सज गई और मैंने उसे आईने के सामने कर दिया। जरीना ने आईना देखा और फिर दूसरे लम्हे वो मुझसे लिपट गई। आरिफ, मेरे अपने आरिफ, तुम्हें क्या मालूम तुम्हारी जुदाई की ये लम्हात मैंने किस तरह गुजारे हैं। तुम्हारे जाने के बाद कैसी कैसी पशेमानी हुई है। वो मेरे सीने से लगकर सिसकने लगी और मैं हैरानी से उस मक्कार औरत की शक्ल देखने लगा जो कितनी खूबी से आंसू बहा रही थी। लेकिन बहरहाल इस कामयाब अदाकारी का जवाब मुझे भी कामयाबी से देना था। मुझे यकीन था जरीना, मुझे अपनी मोहब्बत पर एतमाद था और इसी एतमाद के सहारे मैं वापस चला आया। अब मैं तुमसे कभी जुदा ना होऊंगा मेरी रूह। जरीना मुझसे ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा कर रही थी। अख्तर बेग का क्या हाल है? मैंने उसे पहलू में लेकर बैठते हुए पूछा। बस ठीक है, सर पड़ गया है कम वक्त। हालांकि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरी बुरी हालत हो गई थी। एक शाम मैंने उसे कह दिया था कि मुझसे गलती हुई है, मैं आरिफ के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लेकिन वो रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला कि आरिफ के सदक़े में उसे ना ठुकराया जाए। शादी के प्रोग्राम का क्या हुआ? तुम्हारी जुदाई ने मेरी आंखें खोल दी थी आरिफ, यकीन करो मैंने एक भी सुकून की रात नहीं गुजारी। मुझे यकीन है, मैं उसे बाजुओं में खींचते हुए बोला। मुज़ाहमत का शाइबा भी ना था, लेकिन मुझे बदमाश तालूत का भी ख्याल था, ज़रूर किसी कोने में छुपा होगा। चुनाचे मैंने एहतियात बरती। वो मुझे दिल में बिठा लेना चाहती थी। अख्तर बेग यहाँ रोज़ आता है?
हाँ, रोज़ ही आ मरता है, लेकिन मैं आज उससे माजरत करूँगी और कहूँगी कि मेरे चंद अजीज़ आ गए हैं। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाते हुए कहा। और ज़रीना एकदम चौंक पड़ी। अरे, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारे लिए चाय तो बना लूँ, अभी आई मेरी जान। और मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। ज़रीना कमरे से निकल गई और मैंने चारों तरफ देखा और फिर आहिस्ता से आवाज़ दी, तालूत। बैठा हूँ भाई, तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तालूत की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी मज़हक़ा खेज़ आवाज़ थी कि मैं हंसी ना रोक सका। ये गलत बात है, नाजुक किस्म के मनाजिर देखने की इजाज़त नहीं है, मैंने कहा। फ़िक्र मत करो दोस्त, मैं एहतियात रखूँगा। मगर क्या बात है इस औरत की, रंग बदलने में अपना सानी नहीं रखती। तुम्हारी अदाकारी भी बेमिसाल है, यकीन करो आरिफ, ज़िंदगी का लुत्फ़ आ रहा है। मेरे यहाँ ये पुरलुत्फ़ मनाजिर कहाँ, ये फ़रेबकारी कहाँ। वो तो एक सीधी सादी दुनिया है जहाँ दोस्ती और दुश्मनी खुलकर की जाती है। बहरहाल ड्रामा इसी अंदाज से आगे बढ़े, कोई झोल ना आए। फ़िक्र मत करो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर हम दोनों कई मिनट तक गुफ्तगू करते रहे और फिर कदमों की चाप सुनकर खामोश हो गए। ज़रीना एक ट्रॉली धकेलती हुई अंदर आ गई थी। ट्रॉली पर चाय के बर्तन और बिस्किट वगैरह सजे हुए थे। ज़रीना इसरार करके मुझे खिलाती रही और मैं उसकी निगाह बचाकर दूसरे सोफे पर उछालता रहा, जो सोफे पर गिरते ही गायब हो जाते थे। फिर चाय पीने से कबल मैंने ज़रीना से पानी मंगवाया और जो ही वह बाहर निकली, एक कप चाय बनाकर तालूत को दे दी। शुक्रिया, तालूत ने कहा। तुम्हारी महबूबा के हाथों की चाय ना पीकर मुझे अफसोस रहता। वैसे मेरी फिक्र न करना, मैं खाना वगैरह बाहर खा लूँगा, तालूत ने जल्दी से मुझे प्याली वापस करते हुए कहा। इस दौरान मैं दूसरी प्याली में चाय बना चुका था और फिर अपनी प्याली में भी मैंने चाय बना ली और चाय पीने के बाद हम चाय पीने लगे। वो ऐसे ऐसे इजहार मोहब्बत कर रही थी कि तालूत की मौजूदगी के तस्वुर से शर्म महसूस करने लगा था। शाम को 5 बजे अख्तर बेग आया और ज़रीना दरवाजे पर पहुंच गई। तकरीबन 15 मिनट में वो वापस आई और नाक चढ़ाकर बोली, बेगैरत कहीं का। मैं ऐसे खुश्क अंदाज में पेश आई, लेकिन टल ही नहीं रहा था, बमुश्किल टाला है। 2-3 रोज टालोगी तो खुद संभल जाएगा, मैंने कहा। देखना कैसा जलील करती हूँ कमबख्त को, उसने कहा और फिर मुझसे बोली, इसी ने मुझे तुम्हारी तरफ से वर्गलाया था। मैं भी इसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देने लगी। रात के खाने के बाद मैंने ज़रीना से इजाज़त मांगी। अब इजाज़त दो ज़रीना, कल आऊँगा। कहाँ जाओगे? वो ताज्जुब से बोली, होटल। मेरे होते हुए होटल? क्या मुझे दुख ना होगा? तुम्हें तकलीफ होगी ज़रीना। कैसी गैरों की सी बातें करते हो आरिफ, तुमसे अब एक लम्हा दूर रहने को दिल नहीं चाहता, उसने आंखों में आंसू भर कर कहा और मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने सोने का इंतज़ाम कर लिया है, बस अब तुम यहीं रहोगे, ज़रीना ने तो हुक्माना अंदाज में कहा और मैं तैयार हो गया। तब ज़रीना मुझे लेकर अपनी ख्वाबगाह में पहुंच गई। ख्वाबगाह में एक मसहरी बिछी हुई थी और उस पर 2 तकिए मौजूद थे। मैं लिबास तब्दील कर रहा हूँ जानम, ज़रीना ने मुझे मखमूर निगाहों से देखते हुए कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर जो ही वो बाहर निकली, मैंने दबी आवाज़ में तालूत को आवाज़ दी, लेकिन जवाब न मिला। 2-3 बार मैंने तालूत को आवाज़ देकर एक गहरी सांस ली। आदमी बात का पक्का है, ख्वाबगाह में आना उसने मुनासिब न समझा, मैंने सोचा। और फिर आने वाले वक्त के तस्वुर से मेरे जिस्म में अंगड़ाइयाँ टूटने लगी। चंद लम्हात के बाद ज़रीना अंदर आ गई। उसे देखकर मेरे जिस्म में चूंटियाँ रेंगने लगीं। चंद लम्हात के लिए मैं अपने इंतकाम को भूल गया। मैं मसहरी पर उठ बैठा और मेरे दोनों हाथ फैल गए और ज़रीना लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ बढ़ी। मेरे हवास मुअत्तल हो गए थे। ज़रीना कभी ज़रीना नजर आती, कभी शहना जो ज़रीना से कहीं ज़्यादा हसीन थी और जिसने खुद को मेरे सपुर्द कर दिया था। एक तवील अरसे के बाद शहना फिर मेरे हवास पर छा गई और मुझे वो दिलकश रात याद आ गई, किसी भूले हुए ख्वाब की मानिंद। ज़रीना के वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी हकीकत कुछ और है। मैंने उसे जो कहानी सुनाई थी उस पर वो मुकम्मल तौर से यकीन कर बैठी थी। मेरे दिए हुए कीमती जेवरात मेरी कहानी का सबूत थे और शायद वो दिल ही दिल में अपनी गलती पर बहुत नादिम थी। कहाँ एक नवाबजादा और कहाँ एक अकाउंटेंट। अख्तर बेग में और मुझ में अचानक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हो गया था। ज़रीना को अपना मुस्तकबिल दरख्शां नजर आ रहा था। वो मेरे दिल से अपनी बेवफाई का एक एक नक्श धो डालना चाहती थी और वो जानती थी कि औरत की लताफतें मर्द की कदूरतें धोने में अक्सीर की हैसियत रखती हैं। बिलाशुबा वो मेरे लिए शहना से कम नहीं साबित हुई और ये मेरी ज़िंदगी की दूसरी औरत थी। लेकिन जज्बात का भूत उतरने पर मैंने शहना और ज़रीना का फ़र्क वाज़ेह तौर पर महसूस किया। ज़रीना मेरी दुनिया की एक फरेबी औरत थी जिसकी बेवफाई ने मेरी पूरी ज़िंदगी को तबाही के गार में धकेल दिया था। अगर किस्मत यावरी ना करती तो मैं अब तक जेल की तारीक कोठरी में पहुंच चुका होता और ना जाने उम्र का कितना हिस्सा उसी तंगो तारीक कोठरी में गुजर जाता। ज़रीना जिसने अख्तर बेग के दिए हुए मामूली तहाइफ की वजह से मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था,
और अब वो उनसे ज़्यादा कीमती तोहफ़े देखकर दोबारा मेरी तरफ आ गई थी। शहना की बात दूसरी थी, वो तालूत की पुजारी थी और मुझे तालूत समझकर उसने खुद को मेरे करीब किया था। बहरहाल वो ज़रीना से बुलंद थी, उसकी दुनिया की किरदार मुख्तलिफ थी। वो यूसुफ इब्रान उर्फ तालूत की लौंडी थी, उस पर जान देती थी और कौन जानता है कि मेरी हकीकत मालूम होने पर उस पर क्या गुजरी होगी। बहरहाल ज़रीना की हसीन सहर ने मेरे ऊपर वो कैफियत तारी नहीं की थी जो शहना ने की थी। मैंने इसके बाद ज़रीना के साथ ज़िंदगी गुजारने की आरजू कभी नहीं की, लेकिन मैं अपने इंतकाम को अधूरा छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं बेवफा ज़रीना से पूरा इंतकाम लेना चाहता था, जिसने मुझ जैसे सीधे साधे इंसान की ज़िंदगी को बदी की राहों पर डाल दिया था। सारी रात ज़रीना सोती रही, सुकून की नींद, लेकिन मैं जानता था कि उसका ये वालिहानापन मसनूई है, वो सिर्फ दौलत की पुजारी है। दूसरी सुबह ज़रीना बेहद खुश थी। वो मुझसे बेपनाह उल्फत का इजहार कर रही थी। वो अफसोस कर रही थी कि उसने बदबख्त अख्तर बेग को क्यों करीब आने दिया। उसने बेहतरीन नाश्ता तैयार किया, खुद भी मेरे साथ ही नाश्ता किया और मैं तालूत को याद करने लगा। ना जाने मेरा दोस्त कहाँ है। फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मेरे कान में उसकी आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक कर ज़रीना की शक्ल देखने लगा, लेकिन ज़रीना के कुछ सुनने का सवाल ही नहीं था। क्या प्रोग्राम है अब? नाश्ता करने के बाद मैंने ज़रीना से पूछा। कुछ नहीं, ऑफिस टेलीफोन कर दूंगी कि आज मैं नहीं आ सकूंगी। और नहीं, मेरा ख्याल है तुम ऑफिस जाओ, शाम को वापसी के बाद तफरी करेंगे, मुझे भी कुछ काम होंगे। कहीं जाना है? हाँ, अब्बा हजूर ने रियासत के चंद काम सपुर्द किए हैं, उन्हें अंजाम देना है। मैंने जवाब दिया, तब ठीक है, तुम जाओ। मेरा आज दफ्तर जाने को दिल नहीं चाह रहा। मैं तुम्हारी वापसी का इंतज़ार करूंगी। दोपहर का खाना साथ ही खाना। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने कहा और फिर थोड़ी देर के बाद लिबास वगैरह तब्दील करके मैं बाहर निकल आया। ज़रीना दरवाजे तक मुझे छोड़ने आई थी। वो एक मोहब्बत करने वाली औरत का किरदार अदा कर रही थी। थोड़ी दूर निकलते ही मैंने तालूत को आवाज़ दी, बस चुप रहो, दिल टूट कर रह गया है। तालूत की आवाज़ मुझे सुनाई दी और उसके अंदाज पर मुझे हंसी आ गई। मेरे सामने तो आओ, मैंने कहा। चलो किसी ऐसे होटल में चलो जहां हमें देखा ना जा सके, मुझे सख्त भूख लग रही है। तालूत ने कहा और मुझे एहसास हो गया कि उस गरीब ने नाश्ता भी नहीं किया। चुनाचे मैंने एक टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गया। तालूत के जिस्म को मैंने करीब महसूस किया था। पैक्सी रेस्तोरां। मैंने ड्राइवर से कहा और टैक्सी चल पड़ी। पैक्सी के एयर कंडीशनड हॉल के खूबसूरत कैबिन में बैठकर मैंने वेटर को लंबे चौड़े नाश्ते का हुक्म दिया और पर्दा खींच दिया। फिर जब वेटर नाश्ता मेज़ पर लगा कर चला गया तो तालूत मेरे सामने नमूदार हो गया। उसने भी नया सूट पहन लिया था और पूरे सलीके से। मैं उसे मुस्कुराती नज़रों से देखने लगा। मुस्कुरा रहे हो? तालूत ने होंठ भींचकर कहा। क्यों, क्या बात है? मैंने हंसते हुए पूछा। मुझे भी ऐसी ही कोई महबूबा फराहम कर दो, उसने कहा। पहले ये बताओ, रात तुम कहाँ थे? झूठ बोलूं या सच? तालूत ने संजीदगी से कहा। सच बोलो, मैंने चौंक कर कहा। दरवाजे से झांक कर देखा ही था कि खुद को बाज न रख सका और सुराख से अंदर दाखिल हो गया। बस यार, अब बुरा मानो या भला, गलती हो गई। तालूत ने इस तरह गर्दन लटकाते हुए कहा कि शर्मिंदगी के बावजूद मुझे हंसी आ गई। बहुत बेशर्म हो, और तुमने वादा खिलाफी भी की है। हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, उसने उसी तरह गर्दन लटकाते हुए कहा। नाश्ता तो करो, मैंने कहा और वो खामोशी से नाश्ता करने लगा। मैं उसकी शक्ल देखता रहा और एक बार फिर मुझे हंसी आ गई। अरे तो चेहरे पर यह शौक क्यों तारी कर लिया है? मैंने चंद मिनट के बाद कहा। बस यार, मुझे एहसास है कि गलती हो गई। बहरहाल तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा एहतराम भी वाजिब है। अब जब तुम बदमाशी कर ही चुके हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। वाकई? वो खुश होकर बोला। यानी तुमने मुझे माफ़ कर दिया? करना ही पड़ेगा, मैंने कहा। और आइंदा भी करते रहोगे? तालूत, मैंने उसे घूरा। मान जा मेरे यार, उसने मेरा बाजू पकड़कर लजाजत से कहा। इस दुनिया को करीब से देखने की खुशी में सब कुछ छोड़ आया हूँ और यहाँ पर तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। तुझसे और कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं करूँगा, बस मेरी ये खुशी पूरी कर दे। बहुत खतरनाक हो तुम, मैंने कहा और तालूत मेरी इन अल्फाज को मेरी रजामंदी समझा। उसके चेहरे पर मुसर्रत बिखर गई और वह जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मुझे उसकी खुशी देखकर हंसी आ रही थी। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया और मैंने उसे मुखातिब किया। सुनो, मैंने तुम्हारी शहना के साथ एक दिलकश वक्त गुजारा है। ज़रीना से मेरा कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है, बल्कि वो मेरे इंतकाम का शिकार है। अगर तुम चाहो तो मेरी जगह ले सकती हो। वाकई? मारे हैरत के तालूत की आंखें फैल गईं। हाँ, अगर ज़रीना की जगह नायला या अंजला होती तो मैं तुम्हें ये इजाज़त ना देता। अरे वाह मेरे दोस्त, तुम्हारी दोस्ती पर कुर्बान।
सच पूछो तो मुझे ये बूटे से कद की हसीना बहुत पसंद आई है यार। तुम्हारी दुनिया की ये लड़की मेरी जिंदगी में पहली लड़की होगी। अरे जीते रहो। वो उठकर मुझे लिपट गया और मैं हंसने लगा। यूं भी मैं तालूत के रहमो करम पर था। उसने मुझे ये ताकत दी थी कि मैं आज़ादाना घूम रहा था, वरना मेरी क्या मजाल थी। सच पूछिए तो उसने मुझे नई जिंदगी दे दी थी। तालूत अगर मुझसे अलहदा हो जाता तो मेरी क्या हैसियत रह जाती। चुनाचे मैं उसे हर तरह खुश रखना चाहता था। ये उसकी सादगी और मोहब्बत थी कि खुद सब कुछ होने के बावजूद जरीना के सिलसिले में मेरी इजाज़त का तालिब था, बल्कि दिल की बात कुछ भी ना कह सका था। वरना वो कुदरत रखता था कि मुझे बेहोश करके गुसल खाने में बंद कर देता और मेरी शक्ल में जरीना के पास पहुंच जाता। उसकी दोस्ती अपनी जगह और उसकी बर्तरी भी अपनी जगह। मुझे बहरहाल हर तरह उसका ख्याल रखना था। नाश्ता करने के बाद उसने एक ज़ोरदार डकार ली। उसकी आंखों में बच्चों की सी खुशी नाच रही थी। बड़ी खूबसूरत औरत थी। उसने चटखारे की आवाज़ निकाल कर कहा, हाँ बहुत, मगर साथ ही बद किरदार भी। मैंने कहा, तो उसे सज़ा तो दे रहे हो, और क्या चाहिए? उसने कहा, उसे सज़ा देकर मैं गुनाह तो नहीं कर रहा, वो इसी काबिल है। कैसा चोला बदला है उसने, बस मज़ा ही आ गया। सुनो, तुम्हारी दुनिया में इस सुनहरी चमकती धात की इस कदर अहमियत क्यों है? लोग इसके लिए अपना सब कुछ लुटा देने को तैयार रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? बस यूं समझ लो, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से इसी कदर मुख्तलिफ है। तुम जिस दुनिया को इतनी दिलचस्पी से देखते आए हो, इसी दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है जो ज़िंदगी का बोझ बमुश्किल तमाम घसीट रहे हैं और इस दुनिया को जल्द अज जल्द छोड़ देने के ख्वाहिशमंद हैं। हम ऐसे लोगों की मदद करेंगे, उन्हें ज़िंदा रहने के सामान फराहम करेंगे। किस किस के लिए करोगे दोस्त? यहाँ तो हर दूसरा आदमी दुखी है। बहरहाल छोड़ो इस जिक्र को। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस दुनिया के रोशन पहलू ही दिखाऊं। तारीकियों में तुम्हारा दम घुट जाएगा। मैंने कहा, हाँ, लेकिन रोशनी में अगर कभी तारीक धब्बे भी नजर आ गए तो हम उन्हें साफ करते चलेंगे और तुम मुझे इससे ना रोकोगे। तालूत ने कहा, तुम्हारी मर्जी। मैंने गर्दन हिलाई और फिर बैरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी और तालूत से पूछा, क्या ख्याल है, अब यहाँ से उठें? हाँ, आओ सैर करें, तालूत ने कहा और निगाहों से गायब हो गया। बैरे से बिल मंगवाकर मैंने उसकी अदायगी की और फिर हम दोनों बाहर निकल आए। तालूत अब सिर्फ मेरी निगाहों के सामने था। दूसरे लोग उसे नहीं देख सकते थे। हम शाना बशाना चल रहे थे। रास्ते में वो कहने लगा, अपनी मुमलिकत से फरार हुए मुझे बहुत से दिन गुजर चुके हैं। ये दिन मैंने यहीं इसी माहौल में गुजारे थे, लेकिन मैं सबसे अजनबी था, हर एक से खौफजदा था, ना जाने क्या हो। और मेरे दोस्त, जब से तुम मिले हो लुत्फ ही आ गया है। बिलाशुबा ये मेरी ज़िंदगी के हसीन तरीन दिन गुजरे हैं और तुम्हारी मैयत में आने वाले लम्हात का तस्वुर मेरे दिल में गुदगुदी पैदा करता रहता है। मेरी खुशकिस्मती है तालूत कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका हूँ, मैंने कहा और वो मुस्कुराता रहा। बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही थी। रास्ते में मुझे कभी पुलिस की वर्दी नजर आ जाती तो मैं हौल जाता और वो रास्ता काट देता। जहां पुलिस वालों से मुठभेड़ होने का अंदेशा होता, पुलिस की निगाहों में मैं अच्छा खासा मुजरिम बन गया था। मेरी गिरफ्तारी पर किसी भी पुलिस वाले की तरक्की हो सकती थी। ये पहलू मेरे लिए परेशान कुन था, जिसे थोड़ी दूर चलकर तालूत ने भी महसूस कर लिया। मैंने गौर किया है कि तुम पुलिस वालों को देखकर परेशान हो जाते हो। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, परेशान ना हूं तो क्या खुशी से कह के लगाऊं? तुम समझते क्यों नहीं? मेरी हैसियत एक मुजरिम की है, मैं इस तरह आज़ादी से घूम फिर नहीं सकता। अच्छा, तुम अगर पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो वो क्या करेगी? जेल में ठूंस देने के अलावा कुछ नहीं करेगी। बात समझ में नहीं आती। क्या वो तुम्हारी महबूबा को मुजरिम नहीं गर्दानेगी जिसने तुम्हें इस जुर्म पर मजबूर कर दिया था? कतई नहीं, वो सिर्फ जुर्म करने वाले को देखती है। अगर हमारे यहाँ के कानून में उन लोगों के लिए भी सज़ा मुकर्रर हो जाए जो जुर्म पर उकसाते हैं तो शायद जुराइम में कमी हो जाए। मगर मुसीबत यह है कि यहाँ जुर्म के मुहर्रकात को नहीं देखा जाता। हुकूमत उनका सद्देबाब करे तो जुराइम की रोकथाम में बड़ी कमी हो सकती है। मैंने कहा, लेकिन मेरे दोस्त, हुकूमत कोई अदारा इश्क तो नहीं खोल सकती। दूसरे मुहर्रकात को तो रोका जा सकता है, लेकिन नाकाम आशिकों को कामयाबी से हमकनार करना उनके बस की बात नहीं है। वो किसी को जबरन इश्क करने पर तो मजबूर नहीं कर सकती। तालूत ने कहा, हाँ, ये मसला ज़रा टेढ़ा है। मैंने लाजवाब होकर कहा, बहरहाल इखलाकी तौर पर तुम्हारी महबूबा ज़रूर मुजरिम है, उसका मुहासबा ज़रूर होना चाहिए था। लेकिन खैर, हुकूमत को दूसरे काम करने दो, हम खुद उसका मुहासबा कर रहे हैं। रहा तुम्हारा सवाल, तो रकम उसके हकदार को पहुंच चुकी है और ज़िंदगी बचाना और आज़ाद रहना हर एक का हक है। इस सिलसिले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया जो नाकाबिले मुआफ़ी हो, इसलिए तुम मेरे ज़मीर पर भी बोझ नहीं हो। फिक्र मत करो,
पुलिस अगर तुम्हें 50 मरतबा भी गिरफ्तार कर लेगी तो चंद घंटों से ज़्यादा जेल में न रख सकेगी। अव्वल तो ऐसे वाक़यात पेश ही नहीं आएंगे, और अगर पेश आ भी जाएं तो तुम फिक्रमंद ना होना। मैंने गहरी सांस ली और तालूत मेरे शाने पर हाथ मारकर बोला, छोड़ो इन बातों को, आओ कुछ तफरी करें। कैसी तफरी? मैं समझा नहीं। मैंने चौंक कर कहा। अरे भाई, तफरी का मतलब तुम नहीं समझे? ही। तालूत अपने मखसूस अंदाज में हंसते हुए बोला और मेरी निगाहें उसकी निगाहों का ताकुब करने लगीं। वो उन फैशनेबल लड़कियों की तरफ था जो मुश्तिल कर देने वाले कपड़े पहने अटखेलियां करती हुई जा रही थीं। मैंने गहरी सांस ली। कोई शरारत करना चाहते हो? नहीं, मुझे ये खिले हुए फूल बहुत पसंद हैं। इनमें ज़िंदगी है, बेहिजाबी है, जबकि मेरी मुमलिकत में औरतों पर बड़ी पाबंदी है। उनके लिए दर्जे मखसूस हैं, लिबास मखसूस हैं, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। कभी तुम जैसे तौर तरीके हमारे यहाँ भी राइज थे। हमारी दुनिया बड़ी पुरसुकून थी, मैंने कहा, मगर अब यहाँ इंतशार और खलफिशार के सिवा कुछ भी नहीं है। बूढ़ी बातें मत करो, देखो वो कहाँ दाखिल हो रही हैं, तालूत ने कहा और मैंने लड़कियों को एक बड़े स्टोर में दाखिल होते देखा। आओ यार, तालूत ने मेरा बाजू पकड़कर खींचा और मैं मजबूरन उसके साथ चल पड़ा। हम दोनों भी जनरल स्टोर में दाखिल हो गए। बहुत बड़ा स्टोर था जहां ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। बहुत से सेल्समैन ग्राहकों को अटेंड कर रहे थे। लड़कियां तादाद में 5 थीं, शौक, चंचल, अल्लड़ और अल्ट्रा मॉडर्न और तेज़ तरार, एक से एक हसीन। उन्होंने जदीद तर्ज के लिबास पहने हुए थे। मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया और एक शोकेस में सजे हुए लाइटर देखने लगा। तालूत लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ था। वो उन्हें करीब से देख रहा था और बार बार होंठों पर जुबान फेर रहा था। मैं खुद को मसरूफ़ रखने के लिए उल्टी सीधी चीज़ें खरीदने लगा। तकरीबन 10 मिनट के बाद लड़कियां ड्रेसिंग रूम से निकलीं। उनके पीछे पीछे तालूत भी गर्दन लटकाए चला रहा था। उसके चेहरे पर 12 बज रहे थे। मैंने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा, अपनी खरीदी हुई अशिया का बिल अदा किया और बाहर निकलने लगा। 1 मिनट ठहर जाओ, सिर्फ 1 मिनट, उसने इल्तजा की। क्या पिटने का इरादा है? चलो भाई, खुदा के लिए चलो। अपने साथ तो मुझे भी पिटवाओगे? मैंने उसे घसीटते हुए कहा। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। हालांकि सुनो तो, उन बेचारियों की कुछ मदद कर दूं। तालूत मुझसे हाथ छुड़ाकर फिर काउंटर के करीब पहुंच गया। लड़कियां सेल्समैन से सौदा कर रही थीं। मैंने उनके चेहरों पर हैरत के आसार देखे और फिर लड़कियों ने तरह तरह की दर्जनों चीज़ें खरीद डाली और स्टोर से बाहर निकल आईं। आओ, तालूत ने कहा। फजूल झगड़ों में मत पड़ो, हम उनका ताकुब नहीं करेंगे, मैंने कहा। कौन बेवकूफ़ कह रहा है यार, मगर लुत्फ आ गया। हाय, तुमने उनकी क्या मदद की? मैंने पूछा। सेल्समैन चीज़ों की जो कीमत बताना चाहता था, मेरी वजह से उनकी कीमत चौथाई से भी कम बताई। तुमने देखा लड़कियों ने कितनी खरीदारी कर ली। ओह, तुमने गरीब सेल्समैन को मरवा दिया, मैंने कहा। बेचारा बुरी तरह मारा गया। कैसे मारा गया? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई, अब उसकी सारी तनख्वाह कट जाएगी। बेचारा, उसका पूरा महीना पता नहीं कैसे कटेगा। अरे मैं नाइंसाफ नहीं हूँ, उसकी जेब में नोटों की गड्डी डाल आया हूँ, तालूत ने कहा और मुझे फिर हंसी आ गई। अजीब शख्स था ये भी। तालूत ड्रेसिंग रूम के अंदर के हालात याद करके चटखारे लेता रहा, लेकिन मैं संभल गया क्योंकि सामने से 2 पुलिस सार्जेंट आ रहे थे। पुलिस सार्जेंट आगे निकल गया तो मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। तालूत हर चीज़ में दिलचस्पी ले रहा था। हम बहुत सी इमारतों में दाखिल हुए, लेकिन मैंने तालूत को मज़ीद कोई हरकत करने की इजाज़त नहीं दी और फिर शाम तक आवारागर्दी करने के बाद हम वापस जरीना के घर चल पड़े। जरीना बेचैनी से हमारा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखकर खुश हो गई। उसने हज़ारों सिंगार कर रखे थे और मेरे कत्ल का मुकम्मल सामान किए बैठी थी। उसे देखकर मुझे पिछली रात याद आ गई, उसकी लताफतें याद आ गईं। बेशक वो एक दिलकश औरत थी, लेकिन आबरू बाख्ता। दौलत की हवस ने उससे नुस्वानियत छीन ली थी। जरीना ना जाने कहाँ कहाँ की बातें करती रही, लेकिन मैं उसके बारे में सोच रहा था। इस हवस परस्त लड़की ने अगर मेरी मोहब्बत कबूल कर ली होती या फिर कबूल ही ना की होती तो आज हालात दूसरे होते। लेकिन अब वो एक शरीफ औरत नहीं थी। उसने जेवरात देखकर खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया और मैं जानता था कि तालूत किसी घिनौने बूढ़े की शक्ल इख्तियार करके अगर उसके कदमों में दौलत के अंबार लगा देता तो वो सब कुछ भूलकर तालूत की आगोश में पहुंच जाती। ऐसी औरत के साथ अच्छा सलूक क्यों किया जाए, मैं सोचता रहा। फिर जरीना की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। क्या सोच रहे हो आरिफ? तुम्हारे बारे में, मैंने संभलते हुए कहा। क्या? उसने मेरी आंखों में देखा। यही कि तुम मुझसे दूर क्यों चली गई थी, मैंने उसकी हालत से मसरूर होते हुए कहा। यह सिर्फ तुम्हारा ख्याल था आरिफ, मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है। मैं तुमसे दूर कैसे जाती? उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा।
پھر اختر بیگ سے اتنی یگانگت اور مجھ سے بے اتنائی، اس بارے میں تم کیا کہتی ہو؟ وہ صرف تمہارا احساس تھا، میں تمہاری محبت آزمانا چاہتی تھی، لیکن میری اس تفریح کا جو نتیجہ نکلا اس نے مجھے لرزا دیا۔ عارف، کاش تم اس قدر جلد بازی سے کام نہ لیتے، اس نے مصنوعی افسردگی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری آزمائش تمہیں مجھ سے اس قدر متنفر کر دے گی۔ اوہ، تو تم میری محبت کو آزما رہی تھی؟ ہاں، مگر افسوس کہ تمہیں اس کا احساس نہ ہو سکا۔ اختر بیگ تمہارے جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے۔ میں اس مردود سے کیا دل لگاتی، میں تو تمہاری ہو چکی تھی، اور جب تم میری نگاہوں سے دور ہو گئے، تم پر ایک سنگین الزام لگ گیا تو میں خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ عارف، اگر تم مجھے نہ مل جاتے تو میں خودکشی کر لیتی۔ زرینہ نے کوشش کر کے آنسو نکال لیے۔ اس کی اداکاری اس وقت قابل دید تھی۔ میں اس کی کیفیت سے بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ ارے نہیں جان من، میں تمہارے بغیر زندہ کیسے رہ سکتا تھا؟ تم یہاں سے چلے کیوں گئے تھے عارف؟ زرینہ نے مجھ سے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ بس میں نے سوچا تھا کہ تم بے وفا ہو، دولت نے تمہاری محبت مجھ سے چھین لی ہے۔ حالانکہ دولت کی میری نگاہ میں کوئی وقت نہیں تھی، میں تمہیں اپنی حقیقت بتا چکا ہوں۔ اب تم جو چاہو گی ملے گا، جس چیز کی خواہش کرو گی حاضر کر دی جائے گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے عارف، بس مجھے صرف تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے اپنے ساتھ اپنی ریاست لے چلو، میں پوری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گی۔ زرینہ نے میرے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے اس مطالبے کو پورا کرانے کے لیے وہ مجھے اپنے آپ کا احساس دلا رہی تھی۔ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ سودا مہنگا نہیں رہے گا، میں جس طرح اور جب بھی دل چاہے اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں۔ ایک بار پھر میں بہکنے لگا، لیکن میں جلد ہی سنبھل گیا۔ ممکن ہے طالوت میرے پاس ہی موجود ہو اور میری وعدہ خلافی پر برے برے منہ بنا رہا ہو۔ میں کسی صورت میں اس کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں زرینہ کے ساتھ اس کی خوابگاہ میں چلا گیا۔ اس رات زرینہ کی لطافتیں میری شریانوں میں آگ بہانے لگیں، لیکن مجھے صبر سے کام لینا تھا۔ میں نے زرینہ کو بستر پر لٹا دیا اور اس کے ہاتھ آگے بڑھنے لگے۔ 1 منٹ زرینہ، میں نے کہا اور مسحری سے اٹھ گیا۔ کیوں، کیا بات ہے جان من؟ زرینہ مخمور لہجے میں بولی۔ بس ابھی آیا، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے سے تھوڑی دور طالوت زمین پر اکڑوں بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر چونک پڑا۔ کیوں بھائی، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ طے کر چکا تھا کہ اگر تم اپنا وعدہ بھول گئے تو صبح تک اسی طرح بیٹھا رہوں گا، اس نے منہ پھلائے پھلائے کہا، اور تمہیں کوستا رہوں گا۔ بھلا میں اپنا وعدہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم میرے لیے زرینہ سے زیادہ محترم ہو۔ وہ تو فاشا ہے، کوئی بھی مرد اس کے لیے اختر بیگ یا عارف بن سکتا ہے۔ اچھا تو پھر مجھے اجازت ہے؟ وہ کھڑے ہو کر بولا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں اس دوسرے کمرے میں آرام کروں گا، میں نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر میں طالوت کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گیا۔ رات کو نہ جانے کب تک میں جاگتا رہا۔ میری آنکھوں میں کئی ایک شکلیں گھوم رہی تھیں، اینجلا، زرینہ، راشدہ، نائلہ اور شہنہ۔ تھوڑے دنوں میں میری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں کیا سے کیا بن گیا تھا۔ حالات نے مجھے کچل کر رکھ دیا تھا، میری شخصیت بدل دی تھی۔ زرینہ کے ہاں مہمان رہنے سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس 1 آدھ دن میں یہاں سے نکل جاؤں گا، اور اس خیال سے مطمئن ہونے کے بعد میں سو گیا۔